नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी एस्पायरेंट 2.0 चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग छठी कक्षा की एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे और इसका शीर्षक है क्या बताती हैं किताबें और खबरें। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्राचीनतम ग्रंथ वेद है ये। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये चैप्टर के नोट्स और MCQ से रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। और इस चैप्टर का कोई भी वीडियो नहीं आया है क्योंकि आपके रिस्पॉन्स अच्छे नहीं थे चैप्टर वाले वीडियो पे, तो मुझे लगा कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो अपनी मेहनत को मैं थोड़ा सा बचा लेती हूँ और डायरेक्ट नोट्स और MCQ पे आती हूँ, है ना। अगर आपको चैप्टर से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस सीरीज़ को फिर से शुरू कर दूँगी। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं नोट्स पे। तो इसमें क्या है, प्राचीनतम ग्रंथ वेद के बारे में बताता है, ठीक है। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। और वेदों का संकलन किन्होंने किया है, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉमा वगैरह के का यहाँ पे अनुपस्थिति है, अच्छे से दिया हुआ नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इतना तो क्लियर हो ही जा रहा है यहाँ पे। और कितने वेद हैं, तो वेद 4 हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के बारे में हम लोग देखते हैं कि यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग चैप्टर छोड़ के आ रहे हैं और सीधा नोट्स पे आ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण है। कौन कौन, अग्नि, इंद्र और सोम। सोम जो क्या था, एक पौधा था, ठीक है। और ये भोज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। भोज वृक्ष क्या है, 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भोज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं प्रार्थनाएं। तो ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। और ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा। यमुना का बस एक बार जिक्र मिलता है। और लोगों का वर्गीकरण कैसे किया गया यहाँ पे, तो काम के आधार पे, भाषा, परिवार या समुदाय के आधार पे, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता रहा है, ठीक है, ऋग्वेद में। अब लोगों के लिए शब्द कौन कौन से प्रयोग में आए हैं, तो जैसे लोगों का वर्गीकरण, काम, भाषा, ये तो हम लोगों ने देख लिया। और काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में, ठीक है। और पुरोहित, तो जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये यज्ञ व अनुष्ठान का कार्य करते थे। और राजा, ये आधुनिक समय जैसे नहीं थे, ये न महल में रहते थे, न राजधानियों में, न ही सेना रखते थे, न कर वसूलते थे। और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था, ठीक है। जनता व पूरे समाज के लिए, तो जन इसका प्रयोग आज भी होता है। जनता व पूरे समाज के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, जन का, ठीक है। दूसरा शब्द था विश्व, जिसका जो कहाँ से निकला है, वैश्य शब्द से बना है, ठीक है। विश्व से क्या बना, वैश्य। पहला शब्द क्या था, तो जन था, जिसका प्रयोग जनता व पूरे समाज के लिए होता था। दूसरा शब्द था विश्व, जिससे क्या बना है, वैश्य बना है, ठीक है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे, व विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे, ठीक है। समाज मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा हुआ था। कौन कौन, तो ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा व्यापारी वर्ग है। तीसरा क्षत्रिय, जो कि सेना रखते थे। चौथा शूद्र या दास, ठीक है। तो ये 4 वर्ग थे। और आगे देखते हैं महापाषाण। तो 3000 साल पहले शुरू हुई थी ये काल शुरू हुआ था। ये शिलाखंड महापाषाण, महा अर्थात बड़ा, पाषाण अर्थात पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े का कंकाल आदि भी पाए गए हैं। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे के प्रयोग से आरंभ हो गया था, ठीक है। और इनाम गांव में क्या है, तो इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ये कहाँ है, ये इनाम गांव, तो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, ठीक है। और इनाम गांव वर्तमान में महाराष्ट्र में है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन शव के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा आदि, ठीक है। और इन सारी चीज़ों की भी, इन सारे जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न पे चलते हैं।
पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आंसर पता है आपको, तो जवाब दे दीजिए ज़रा आप, है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है और उत्तर भी बहुत आसान है। तो इसका आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। दूसरा है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि इन्हें पढ़ा जाता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 या सी केवल 2 और 3। तो आंसर हो जाएगा सी केवल 2 और 3। ठीक है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अर्थात पहला गलत है, सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई है। आगे तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है? तो आपने पढ़ा होगा, पहला है सरस्वती, दूसरा सिंधु, तीसरा गंगा, चौथा यमुना, पांचवा व्यास। तो आपको आंसर बताना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। ठीक है, अर्थात गंगा और यमुना का सबसे कम बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने, सारी चीज़ें नोट्स में समाहित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो ज़रूरी क्या हो जाता है कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद ही नोट्स पढ़ें, है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने नोट्स में नहीं पढ़ा, कहाँ से प्रश्न बना दिया आपने, कहाँ से प्रश्न उठा के ले आया ऐसा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डायरेक्ट नोट्स नहीं पढ़ना है। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, ऋग्वेद युद्धों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, सही बात है भाई। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, ये भी सही बात है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा। और इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, तो ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत 2 समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। ऊपर हमने देखा था 2 वर्ग थे समाज में, तो कौन कौन सा है विचार करने के लिए? कि पहला, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। तो ये गलत बात है, हमने पढ़ा कि राजा महलों में नहीं रहते थे और वो शासन के लिए कर भी वसूलते नहीं थे। तो दूसरा गलत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे सही पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा केवल 1। ठीक है, छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द या नाम ऋग्वेद में मिलता है? पहला है पुरुष जन या विष, भरत जन या विष, तीसरा है यदु जन या विष। ठीक है, तो इसका क्या, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है आपको। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3। मैं फिर से कह रही हूँ, ये नोट्स में कवर नहीं किया गया है क्योंकि सारी चीज़ें नोट्स में कवर नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाइए। आप जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे तो मेरे तरफ से एक्टिव होने का क्या फ़ायदा बार बार, है ना। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्न विकल्पों में से क्या कहते थे? तो क्या कहते थे वो? शत्रु कहते थे अथवा विरोधी कहते थे, अरि कहते थे या दस्यु कहते थे? बताइए ज़रा आप। तो क्या कहते थे? न शत्रु, न विरोधी, न अरि, वो क्या कहते थे? दस्यु। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस युग में 8वां प्रश्न है, उससे पहले एक सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर क्या बोलूँ मैं, फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली ही वो आप लोग जो जुड़े हैं, तो उनमें उषा जी का नाम और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, है ना। थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा कमेंट करती हैं, देख के आपका कमेंट मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच उषा, है ना। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था और महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला कथन क्या है? यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। तो कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? केवल। जैसे ही केवल आया पहले तो आपको शंका यही हो जानी चाहिए कि ये क्या केवल क्यों बोल रहा है भाई। तो एक यहाँ पे आपको शक हुआ कि ये केवल बोल रहा है। तो केवल यहाँ दक्कन और दक्षिण भारत में नहीं थी, बाकी कहाँ कहाँ प्रचलित थी? उत्तर पूर्व में भी प्रचलित थी और कश्मीर में भी प्रचलित थी कि नहीं? अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, है ना। यूट्यूब में पीछे करने का ऑप्शन आता है, तो पीछे करिए और जाइए देखिए कहाँ कहाँ थी। तो ये देखें हम लोग, इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, केवल 2 सही है इसका। आगे है, निम्नलिखित में कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? ये भी नोट्स में नहीं है, मैं आपको बार बार याद दिला दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है, पहला गोलाकार सजाए हुए पत्थर, दूसरा है अकेला खड़ा हुआ पत्थर, तीसरा है पत्थरों के बड़े चबूतरे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2। ठीक है, कौन कौन सा? तो गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा पत्थर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 10वां प्रश्न कि सभी महापाषाणी कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था और इन्हें अर्थात बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन या भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन। तो इसका आंसर क्या होगा? हरे नीले नहीं, सुनहरे मिट्टी के बर्तन भी नहीं होगा और भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? काले लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, काले लाल मिट्टी के बर्तन। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सही नहीं पूछ रहा है। तो महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। बिल्कुल दर्शाती हैं, चैप्टर में आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये स्पष्ट पता हो जाएगा। कुछ महापाषाणी कब्रों में से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, ये बात भी सही है। और क्या है? सही नहीं पूछ रहा था। और क्या है? कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके, ये भी सही है। और कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था। कहाँ से भाई डेथ होल, ऐसा कुछ नहीं जाना जाता था। आंसर डी हो जाएगा, सही नहीं पूछ रहा था। 12वां प्रश्न, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? और इसमें क्या हो जाएगा? भीमा नदी, घोड़ नदी, सीना या नीरा? जवाब बताइए। सीना और नीरा तो आपने सुना नहीं होगा अभी तक नोट्स से जब आप पढ़ रहे हैं, तो भीमा और घोड़, इन दोनों में से बताइए ज़रा आप। हाँ, कुछ याद आ रहा है? कुछ पढ़ा आपने? नहीं याद आ रहा तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर हो जाएगा घोड़ नदी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है खगोल, बी व्याकरण, सी चिकित्सा या डी गणित। तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न अध्याय संख्या 4 से। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया? अध्याय 4 के नोट्स और एमसीक्यू को देख लिया। ठीक है, नोट्स प्लस एमसीक्यू का हम लोगों ने वीडियो कवर कर लिया और इसमें कुल हम लोगों ने 13 एमसीक्यू कवर किए। और बाकी चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए या नहीं, इस बारे में थोड़ा सा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दीजिए। आपकी राय के अनुसार मैं उस सीरीज़ को प्रारंभ करूंगी अथवा मैं उसको रोक दूंगी। बाकी मेरी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सीरीज़ मुझे चलाना चाहिए या नहीं, अगर आप अपनी राय नहीं देते हैं तब। और फिलहाल के लिए अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर तो बताइएगा कि ये कितना हेल्पफुल है। ठीक है, और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें। धन्यवाद।